हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म वीके लर्निंग हब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माय नेम इज़ विकास। कंटिन्यू करते हैं हमारे बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ को। आज हम इस वीडियो में पार्ट 4 को लेकर डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस होंगे मोस्ट सिलेक्टिव एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके सभी एग्जाम्स और आपकी डेली जानकारी के लिए। इससे पहले हम 3 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ आई बटन में या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उनको कवर कर सकते हैं। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ भी हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो बिना देरी किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर फिर भी आपके पास हमारे लिए कोई डाउट या फिर हमारे लिए कोई सजेशन हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही हमारे साथ रेगुलर बने रहने के लिए, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन। वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि और भी हमसे कनेक्ट हो सकें। एंड वीडियो को अंत तक देखें। यूजफुल लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक करना ना भूलें। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है दोस्तों कि एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव टिश्यूज ऑफ प्लांट्स आर, पौधों के अगर हम बाहरी सुरक्षात्मक ऊतक जो टिश्यू बोलते हैं जिनको, अगर हम उनकी बात करें तो पौधों के बाहरी सुरक्षात्मक ऊतक डैश हैं। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर सही रहना चाहिए? अगर हम देखें तो दोस्तों एपिडर्मिस एंड कॉर्क जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी को आप यहाँ पे कवर कर लेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर रहेगा। एपिडर्मिस एंड जो कॉर्क होते हैं दोस्तों वो आपके एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं एक प्लांट के लिए। तो कॉर्क को बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से। एपिडर्मिस यहाँ पे कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है इनका, यहाँ पे आप इमेज के थ्रू देख भी पाएंगे। इससे पहले कि मैं एक बार फिर बोलूँगा दोस्तों, अदर वीडियोस जो हमने डिस्कस किए हैं 3 पार्ट, उनको जरूर से देख लें, काफ़ी कुछ आपको वहाँ से जानने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर है कि बुलिफॉर्म सेल्स आर प्रेजेंट इन डैश। अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों तो बुलिफॉर्म जो कोशिकाएं होती हैं वो डैश में मौजूद होती हैं। इन ऑप्शंस में से आपको आंसर करना है एक। तो यहाँ पे सही आंसर की बात करेंगे तो याद रखेंगे इन अपर एपिडर्मिस ऑफ मोनोकोट लीव जो होते हैं आपके, उनके अपर एपिडर्मिस एरिया में जो है आपको यहाँ पे बुलिफॉर्म सेल्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रह जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड यहाँ पर आप नोट करेंगे, क्या नोट करना है तो बुलिफॉर्म सेल्स या फिर इनको हम मोटर सेल भी बोलते हैं, लार्ज होती हैं एंड बबल शेप्ड होती हैं एपिडर्मल सेल्स दैट ओकर्स इन ग्रुप्स ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीव ऑफ मैनी। जो मोनोकोट्स लीव होती हैं, मोनोकोट डाइकोट, हमने लास्ट वीडियो में देखा था उनका स्ट्रक्चर। यहाँ पर आप देख पाएंगे जिस तरह से इसका स्ट्रक्चर है एक दिखाया गया है, इंटरनल स्ट्रक्चर है मोनोकोट लीफ का। एंड यहाँ पे जो अपर पोर्शन होता है दोस्तों, इसमें हमें जो है बुलिफॉर्म सेल्स देखने को मिलती हैं एंड बीच में होती हैं मिडवेंस। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं मैशोफिल सेल्स, कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो यहाँ से आपको लिए इतना जानने के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट अगर बात करें, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, द यंगेस्ट लेयर ऑफ सेकेंडरी फिलोम इन वुडी डाइकोट स्टेम इज लोकेटेड। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि लकड़ी के द्विबीजपत्री तने में द्वितीयक फ्लोएम की सबसे छोटी परत डैश में अवस्थित होती है। तो किस में पाई जाती है दोस्तों ये लेयर? तो यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो जस्ट आउटसाइड द वस्कुलर कैम्बियम के बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पे कवर करेंगे जो बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्टली मैच करेगा। तो वस्कुलर कैम्बियम जो होता है उसके जस्ट आउटसाइड आपको यंगेस्ट लेयर ऑफ सेकेंडरी फिल्म की यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे तो ध्यान में रखेंगे। जैसे सबसे आउटर यहाँ पे आप देखेंगे कोर्टेक्स है, देन फिल्म है, देन उसके बाद कैम्बियम यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, लेयर बाय लेयर इसमें ऐड होते हैं। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करें तो दिया गया है कि द वॉल ऑफ कॉर्क शेल इज मोस्टली इम्प्रेग्नेटेड विद। अगर हम बात करें दोस्तों तो कॉर्क कोशिकाओं की जो दीवार हैं वो अधिकतर डैश से इम्प्रेग्नेटेड होती हैं। किससे जो है कवर्ड होती हैं, किससे होती हैं दोस्तों? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर रहेगा वो है शब। ये ऑप्शन नंबर बी में आप देखेंगे शबरीन जो है बिल्कुल यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। शबरीन से जो है यहाँ पर आपकी जो मोस्ट ऑफ द वॉल ऑफ कॉर्क होती हैं, कॉर्क वॉल्स हैं, वो इम्प्रेग्नेटेड पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखने से पहले एक चीज़ यहाँ पर नोट कर लेंगे, सबमरीन इज ए मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है दोस्तों, कॉर्क को बनाने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है सबमरीन। एंड यहाँ पर फॉर्म्स द कॉर्क शेल वॉल को यहाँ पर बनाने में हेल्प करता है। एक मेन फंक्शन क्या है दोस्तों, इज एज ए बैरियर का काम करता है, बैरियर टू मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स। तो ये सबरीन का काम है एंड इसको भी आप जरूर से ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, यहाँ पे ध्यान देंगे तो कॉर्क शेल्स आर डैश। यहाँ पे जो कॉर्क कोशिकाएं हैं वो डैश होती हैं, किस तरह की होती हैं वो आपको यहाँ पे बताना है, फोटोसिंथेटिक या फिर लैंगुएटेड या फिर मेरिस्टेमेटिक। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा दोस्तों, जो कॉर्क शेल होती हैं वो आपकी डेड सेल्स होती हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, यस ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर रहेगा। जो कॉर्क शेल होती हैं याद रखेंगे, एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है। तो यहाँ पर एक कॉर्क शेल ही ऐसी होती हैं जो डेड सेल्स के रूप में पाई जाती हैं। कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर आपको सामने रहता है। कॉर्क शेल बिल्कुल जो आउटसाइड में पाई जाती हैं वो डेड सेल्स होती हैं। एंड यहाँ पे आप नोट भी कर पाएंगे कि मैच्योर कॉर्क सेल इज नॉन लिविंग होती हैं या फिर इनको हम डेड बोल सकते हैं। एंड हैज़ सेल वॉल जरूर प्रेजेंट होती है फिर भी इनमें, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन दिया गया है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी
इज़ द स्टडी ऑफ, जो डेंड्रोक्रोनोलॉजी है दोस्तों वो किसका अध्ययन है। तो किसका अध्ययन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे ये। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो ट्रीज़ होते हैं वो, जैसे कि हम बात करते हैं ये ट्री इतने साल पुराना है, तो ये जो हम काउंट करते हैं वो किससे करते हैं, इनकी एनुअल रिंग्स होती हैं हर ट्री में, तो उसके जो है यहाँ पर हेल्पफुल रहता है कि एज ऑफ ट्री निकालने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में कुछ इस तरह से दिया गया है कि एज ऑफ ए ट्री बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स इन द मेन स्टेम। तो यहाँ पे ये ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी जो है एज ऑफ ए ट्री निकालने में काम आता है, उनकी जो है एनुअल रिंग्स जो उनमें होती हैं उनको काउंट करके। तो यहाँ पे आप ध्यान में देंगे, लास्ट वीडियो में भी हमने इसमें इससे लेकर थोड़ा सा डिस्कस किया था, अलग क्वेश्चन दिया गया था। तो यहाँ पर कुछ अलग क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जो है हर वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से जो है अलग अलग रिंग्स बनी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है इसकी स्टडी की जाती है कि कौन सा जो ट्री है वो कितने ईयर्स अगो जो है वो पुराना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन दिया गया है द बेस्ट मेथड टू डिटरमाइन द एज ऑफ ट्री। जैसा कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्वेश्चन को अलग अलग लैंग्वेज से भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे पूछा गया है कि वृक्ष की आयु ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि क्या है। तो किस तरह से हम करते हैं, जैसे कि हमने ऊपर देखा, तो इसका आंसर आप जल्दी से दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, टू काउंट द नंबर ऑफ एनुअल रिंग इन द मेन स्टेम एट द बेस। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसी के साथ, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इफ़ द साइन वाज नेल्ड टू द साइड ऑफ ए ट्री 5 इंच अबो द ग्राउंड इन 1997 में, हाउ हाई वुड द साइन बी इन 2007 इफ़ द ट्री ग्रू 4 इंच टॉलर ईच ईयर। काफ़ी प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है आपसे। तो पूछा गया है कि अगर 1997 में हम किसी पेड़ पे दोस्तों, तो ज़मीन से 5 इंच ऊपर एक पेड़ के किनारे पर एक चिन्ह लगा दें, अगर एक मार्क कर दें, तो 2007 में वो जो चिन्ह है दोस्तों वो कितना ऊंचा हो जाएगा यदि पेड़ जो है आपका वो हर साल 4 इंच लंबा हो जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे, देखते हैं। एंड यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करेंगे दोस्तों, तो आप इस चीज़ में एक चीज़ नोट करेंगे कि जो आपका मार्क लगाया है जो आपने, वो वहाँ से इंप्रूव करता ही नहीं है। पेड़ जो है अपर पोर्शन से उसकी हाइट इंक्रीज़ करती है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ का ध्यान देंगे, वो 5 इंच पे जो लगाया था हाइट पे, वो 5 इंच पे ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसके साथ, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, सफ्रेनिन स्टेन विच एलिमेंट्स ऑफ द टिश्यूज। जो आपका सफ्रेनिन उत्तकों के किस तत्व पर दाग लगाता है। जो सफ्रेनिन होता है दोस्तों वो जो टिश्यूज होते हैं उनके किस पोर्शन पर, किस तत्व पर जो है वो दाग का काम करता है। यहाँ पे इसका आंसर अगर हम देखें तो सही आंसर होगा लिग्निफाइड एलिमेंट्स विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर बी देख पा रहे होंगे, जो बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा। एंड यहाँ पर नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। तो विच टाइप ऑफ टिश्यू फॉर्म द थिन सरफेस फॉर द गैस एक्सचेंज इन द लंग्स। अगर हम बात करें अपने फेफड़ों में, तो फेफड़ों में जो गैस विनिमय के लिए किस प्रकार के उत्तक पतली सतह का निर्माण करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी। तो यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करें तो ध्यान में रखेंगे एपिथेलियल जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर रहेगा। एपिथेलियल टिश्यू होते हैं जो हमारे यहाँ पर लंग्स में जो है गैस एक्सचेंज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। एंड यहाँ पर कुछ इस तरह से देख सकते हैं स्ट्रक्चर एंड कुछ हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट से। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट इमेज देख पा रहे हैं ये हैं दोस्तों हमारे जो लंग्स होते हैं उनमें एल्वियोली जो पाई जाती है, इसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। एल्वियोली जो हैं दोस्तों आर टीनी एयर सेक्स थैले टाइप होते हैं, टीनी एयर सेक्स होते हैं इन योर लंग्स दैट टेक अप टू ऑक्सीजन योर ब्रीथ इन एंड कीप योर बॉडी गोइंग। यू हैव अबाउट, ये ध्यान में रखेंगे दोस्तों, अबाउट 480 मिलियन एल्वियोली जो है आपके अंदर ये है नॉर्मली पाई जाती हैं। बाकी आप हमारे लंग्स से रिलेटेड जितने भी पार्ट्स नेम हैं वो ध्यान में रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे ब्रोंची मिलती हैं एल्वियोली, एंड ये जैसे आप देख सकते हैं ये लेफ्ट लंग में है, ऐसे ही आपको सेम राइट लंग्स में मिल सकती है। तो यहाँ पर ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 11 में पूछा गया है कि एंडोथेलियम ऑफ द इनर सरफेस ऑफ ब्लड वेसल्स इन वर्टेब्रेट इज डैश कशेरुकियों में रक्तवाहिकों की आंतरिक सतह का एंडोथेलियम है। कौन है दोस्तों यहाँ पर सही आंसर आपका यहाँ पर रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम जो है बिल्कुल यहाँ पे आपका करेक्टली मैच करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए में आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, जो बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम जो है दोस्तों वो आपका कशेरुकियों में रक्तवाहिकों की आंतरिक सतह का एंडोथेलियम के रूप में काम करता है। तो यहाँ पे आप कुछ इस तरह से इमेज में भी देख पाएंगे एंड नोट कर पाएंगे कि एंडोथेलियम इज ए, क्या होता है एंडोथेलियम उसको जान लेते हैं। तो एंडोथेलियम इज ए सिंगल लेयर ऑफ स्क्वेमस एंडोथेलियल सेल्स का बना होता है दैट लाइन द इंटीरियर सरफेस ऑफ ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स जो होती हैं उसमें इंटीरियर सरफेस का काम करता है। कौन करता है एंडोथेलियम। तो ध्यान में रखेंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो द एंडोथेलियम फॉर्म्स एन इंटरफेस बिटवीन सर्कुलेटिंग ब्लड एंड लिम्फ इन द ल्यूमन एंड द रेस्ट ऑफ द वेसल वॉल। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, आप पे आप देख पाएंगे इमेज के थ्रू। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे दिया गया है द एपिथेलियम
बेस्ट अडेप्टेड फॉर ए बॉडी सरफेस सब्जेक्ट टू एब्रेशन इज, क्या पूछा गया है कि घर्षण के अधीन शरीर की सतह के लिए सबसे अच्छा अनुकूलित उपकला डैश है। क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपका सही आंसर क्या रहेगा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो ध्यान में रखेंगे जो है इस पे आंसर। नेक्स्ट वर्ड है तो यहाँ पे नोट करेंगे एक चीज़ कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम जो है इज ए टिश्यू है दोस्तों, एक टिश्यू का काम करता है। टिश्यू फॉर्म्ड फ्रॉम मल्टीपल लेयर ऑफ शेल, सेल की मल्टीपल लेयर से बनता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्ड होता है, आप देख पाएंगे, बायोलॉजी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे सामने है कि इन मैन थिकेस्ट स्किन इज फाउंड इन, काफ़ी प्रैक्टिकल है, सोचकर इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे कि मनुष्य में सबसे मोटी त्वचा जो है वो कहाँ पर पाई जाती है। तो सही आंसर की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो शोल विल बी द करेक्ट आंसर, यस, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा। हमारे जो फिट होते हैं, पैर होते हैं, उनके जो डाउन पार्ट होता है, यहाँ पे आप इमेज के थ्रू आप जानने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे शोल इज द अंडर साइड ऑफ द फुट, इट हैज़ द थिकेस्ट लेयर ऑफ स्किन इन द बॉडी। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, जो ये हमारा पोर्शन होता है नीचे का, वो हमारा जो है शोल कहलाता है। एंड ये जो है दोस्तों आपका थिकेस्ट लेयर ऑफ स्किन बोली जाती है। नेक्स्ट बढ़ें तो इसके अलावा आपका क्वेश्चन दिया गया है विच टाइप ऑफ टिश्यू फॉर्म्स ग्लैंड, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार के जो उत्तक होते हैं, टिश्यू होते हैं, वो ग्रंथियाँ बनाते हैं। तो किस तरह के बनाते हैं दोस्तों, सही आंसर यहाँ पे आपका होना चाहिए एपिथेलियल विल बी द करेक्ट आंसर। एपिथेलियल टिश्यू जो है आपके यहाँ पे ग्लैंड्स बनाने में काम करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। एंड यहाँ पर आप इसके अलावा देख पाएंगे, नोट करेंगे कि एक ग्लैंड इज ए ग्रुप ऑफ शेल्स है, एक तरह से अगर हम देखें ऑर्गन का काम करते हैं जो, तो इन एनिमल बॉडी दैट सिंथेसाइज सब्सटेंस फॉर रिलीजिंग इनटू द ब्लड स्ट्रीम और इनटू कैविटीज़ इनसाइड द बॉडी और इट आउटसाइड। एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं, जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, तो ये एक पर्टिकुलर जो है काम करती हैं पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। एंड यहाँ पर काफ़ी तरह की जो है हमें ग्लैंड्स देखने को मिलती हैं, आप सभी को पता है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इनकी अक्सर जो है लोकेशन पूछी जाती है, तो ये आप जरूर से ध्यान में रखेंगे। हाइपोथैलेमस ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड जो आपकी होती है वो ब्रेन में पाई जाती है, तो ये आप जरूर से ध्यान में रखेंगे, अक्सर इससे रिलेटेड पूछा जाता है। एंड ऐसे ही जो है पैराथायरॉयड ग्लैंड हो गई, थायरॉयड ग्लैंड हो गई, ये आपके गले में मिलती हैं। ऐसे ही अदर जो हैं आप यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स के बारे में हमने यहाँ पे दिखाया गया है, तो इस इमेज के थ्रू आप अच्छे से देख सकते हैं। जैसे पेनक्रियाज, ओवेरीज फीमेल्स में दी गई हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स दी गई हैं, तो ये सभी आप बेसिक जो ग्लैंड्स होती हैं उनको देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे इस तरह से ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो ग्लैंड्स होती हैं वो आपकी कहाँ पर लोकेटेड होती हैं। जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि वशा में ग्रंथियाँ डैश में पाई जाती हैं। अगर हम बात करें वशा में ग्रंथियाँ, काफ़ी कम आपने सुना होगा, तो इसका जल्दी से आंसर देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम सही आंसर की बात करेंगे तो एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, डर्मिश ऑफ स्किन ऑफ मैमल्स, तो मैमल्स की जो है डर्मिश में ये पाई जाती हैं, डर्मिश स्किन में, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन आएगा डर्मिश ऑफ स्किन से क्या मतलब है, तो इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले इसका आंसर नोट कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी रेयर यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। वशा में ग्रंथियाँ जो हैं वो डर्मिश ऑफ स्किन ऑफ मैमल्स में मिलती हैं। कहाँ पर होती हैं, तो ये होती है हमारे बाल्स में, हमारे स्कल में ऊपर। तो हेयर आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं सेबेशियस ग्लैंड, कुछ इस तरह से यहाँ पर होती है, जो हमारे हेयर होते हैं उनके रूट के पास। तो ये हम जरूर से ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया है, विच टाइप ऑफ टिश्यू फॉर्म द फ्रेमवर्क ऑफ द एक्सटर्नल ईयर। आपने नोट किया होगा हमारा जो ईयर पिना होता है जैसे, तो किस प्रकार के उत्तक जो टिश्यू होते हैं वो डैश बाहरी कान की रूपरेखा बनाते हैं, तो किस टाइप के बनाते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, एंड यहाँ पर सही आंसर होगा आपका कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं वो बनाने में हेल्प करते हैं हमारे बाहरी कान को, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ध्यान में रखेंगे। एंड इसी के साथ कुछ इस तरह से इमेज आप देख पाएंगे, जो हमारा ये बाहरवाई पार्ट होता है पिन्ना, इसको बोला जाता है, एंड इसको बनाने में ये काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। बाकी आप ईयर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पार्ट नेम हैं वो याद कर सकते हैं, ईयर ड्रम, कैनाल, बाकी आप कुछ इस तरह से हमारे ईयर स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट बढ़ें तो अगला क्वेश्चन भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन से रिलेटेड अगर हम बात करें तो रिंकलिंग जो जिसे हम बोलते हैं इन ओल्ड एज इज़ ड्यू टू, जो वृद्धावस्था में झुर्रियाँ देखने को मिलती हैं वो किसके कारण होती है, किसकी कमी से होती हैं, तो किसके कारण होती हैं, ये कुछ इस तरह से इमेज में भी आप देख पाएंगे, आपने देखा भी होगा। तो यहाँ पर आपका क्या सही आंसर होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए आप में नोट करेंगे, कोलेगन विल बी द करेक्ट आंसर। तो कोलेगन के कारण जो है यहाँ पे वृद्धावस्था में झुर्रियाँ देखने को मिलती हैं, इमेज में आप यहाँ पे देख पाएंगे। और नोट भी करेंगे कि कोलेगन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन के रूप में है दोस्तों, ये अबंडेंट प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी फाउंड इन द, कहाँ कहाँ पाया जाता है, बोन्स में, मसल्स, स्किन एंड टेंडन्स में ये देखने को मिलता है। तो ये जब कमी हो जाती है इसके कारण जो है, या फिर यूँ कह लो इसके कारण जो है आपको यहाँ पर झुर्रियाँ देखने को मिलती हैं। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 का क्वेश्चन है। और एक और चीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो यूजफुल लग रही हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दे एंड वीडियो को शेयर भी कर दे। क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टली हेल्प्स इन कीपिंग द बॉडी वार्म। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सीधे शरीर को जो है वो गर्म रखने में मदद करता है, कौन करता है दोस्तों, तो जो हमारी बॉडी को गर्म करने में मदद करता है इनमें से कौन से टिश्यू या ग्लैंड्स होते हैं या फिर हेयर होते हैं, क्या चीज़ है। तो यहाँ पे आप सही आंसर की बात करेंगे तो
एडिपोज टिश्यू आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी में आपको यहाँ पे दिया गया है एडिपोज टिश्यू विल बी द करेक्ट आंसर। तो एडिपोज टिश्यू जो होते हैं वो डायरेक्टली हमारे लिए हेल्पफुल रहते हैं बॉडी को वार्म रखने में, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर कुछ इस तरह से इनका स्ट्रक्चर्ड होते हैं, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं एडिपोज टिश्यू। एंड यहाँ पर नोट करेंगे कि एडिपोज टिश्यू इज ए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है कंसिस्टिंग ऑफ लिपिड रिच सेल, जिसको हम एडिपोसाइट्स भी बोलते हैं। मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन ऑफ एडिपोज टिश्यू इज टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लिपिड्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो यहाँ से इस चीज़ को नोट करेंगे कि स्टोर एनर्जी करते हैं। एंड एडिपोज टिश्यू जो होते हैं किस फॉर्म में? लिपिड्स या फिर जिसको हम बोलते हैं फैट की फॉर्म में। तो ये आप जरूर से ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में पूछा है द फाइब्रस टिश्यू विच कनेक्ट्स द टू बोन। ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे पूछा गया है कि रेशेदार कौन सा ऊतक है जो दो हड्डियों को जोड़ने में मददगार रहता है। सही आंसर की यहाँ पे बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में आप जाएंगे, लिगामेंट्स विल बी द करेक्ट आंसर। तो लिगामेंट जो है यहाँ पे सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, सेम इससे रिलेटेड है। तो लिगामेंट्स, ऐसे ही आपने टेंडन नाम सुना होगा। तो टेंडन जो होता है वो किसको कनेक्ट करता है? हिंदी में आप पढ़ सकते हैं कंडरा जोड़ता है डैश को। तो किसको जोड़ता है? जोड़ने में मददफुल रहता है यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में आप देखेंगे बोन विद मसल्स को जो जोड़ने में हेल्पफुल रहता है, तो वो है टेंडन। तो टेंडन कनेक्ट्स बोन विद मसल। एंड ऐसे ही हमने ऊपर देखा तो लिगामेंट्स जो होता है वो टू बोन्स को जोड़ने में कनेक्ट करता है, और टेंडन जो है वो एक बोन एंड मसल को जोड़ने का काम करता है। कुछ इस तरह से आप इसमें स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे आप टेंडन देख सकते हैं, तो टेंडन किसको जोड़ने में हेल्पफुल रहता है? बोन एंड मसल को। यहाँ पे ऊपर आप देख पाएंगे। एंड इसी तरह जो है हमारे ये नी है, नॉर्मल नी जो होता है उसके पार्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं ये। जैसे पेटला है, यहाँ पे टीबिया जो है लोअर पार्ट जो है वो टीबिया कहलाता है, ऊपर पार्ट जो है पेटला। एंड यहाँ पर फीमर जिसको हम बोलते हैं कार्टिलेज। तो ये सभी जो है नाम आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ें इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 21 में, बोन फॉर्मिंग सेल्स आर, हड्डी बनाने वाली कोशिकाएं डैश हैं। कौन सी जो कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं जो हड्डी बनाने में हेल्पफुल रहती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें सही आंसर होगा ओस्टियोब्लास्ट विल बी द करेक्ट आंसर। ए विल बी द सही आंसर होगा। आपका यहाँ पे ध्यान रखेंगे बोन फॉर्मिंग सेल्स आर ओस्टियोब्लास्ट्स। कुछ इस तरह से आप इमेज में भी देख सकते हैं। ओस्टियोब्लास्ट फॉर्मेशन टेक्निक जो है इसको बोलते हैं। यहाँ पे आप नोट भी कर पाएंगे, नोट करेंगे ओस्टियोब्लास्ट आर द सेल्स दैट फॉर्म न्यू बोन। तो नई हड्डियाँ जो बनाई जाती हैं वो ओस्टियोब्लास्ट के द्वारा। एंड दे आल्सो कम फ्रॉम द बोन मैरो एंड आर रिलेटेड टू स्ट्रक्चरल सेल। तो ध्यान में रखेंगे दे हैव ओनली वन न्यूक्लियस, ओनली एक न्यूक्लियस इनमें पाया जाता है। तो यहाँ से आपको ये जानकारी मिलती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो देखते हैं। तो ए मैन वॉज brought up at sea level while his brother spent all his life at an altitude of 10,000 feet. The latter will have, क्या पूछा गया? काफ़ी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है एक बार और यहाँ पर। तो एक आदमी का पालन पोषण समुद्र के स्तर पर हुआ, जबकि उसके भाई ने अपना सारा जीवन एक 10,000 फीट की ऊंचाई या फिर यूँ कह लो काफ़ी ऊंचाई पर पहाड़ी एरिया में बिताया है। तो बाद वाला जो होगा जिसने 10,000 फीट की ऊंचाई पर जीवन व्यतीत किया है, उसके अंदर क्या चेंजेस मिलेंगे? क्या उसमें मोर एक्टिव बोन मैरो मिलेगी या फिर लोअर ब्लड प्रेशर मिलेगा, लेस सबडर्मल फैट मिलेगी, क्या मिलेगा? सही आंसर यहाँ पर बात करेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ध्यान में रखेंगे मोर एक्टिव बोन मैरो जो हम बोलते हैं, जैसे पहाड़ों में जो रहते हैं उनके यहाँ पे आपका हेमोग्लोबिन लेवल जो है हाई रहता है। तो यहाँ पे आप इसी तरह नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए आप नोट करेंगे, मोर एक्टिव बोन मैरो मिलेगा जो हाइट पर रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखें। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, ए बोन इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम कार्टिलेज बाय द प्रेजेंस ऑफ। तो जो आपकी एक हड्डी होती है दोस्तों, किसकी उपस्थिति से अलग होती है? तो यहाँ पे किस तरह से आप उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अलग बता सकते हैं कार्टिलेज से बाय प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस से? तो यहाँ पर अगर हम बात करें सही आंसर होगा आपका हैवरियन कैनाल्स विल बी द करेक्ट आंसर। आप ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर नोट कर लेंगे, हैवरियन कैनाल्स, ए बोन इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम कार्टिलेज बाय द प्रेजेंस ऑफ हैवरियन कैनाल्स, याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बढ़ें तो यहाँ पर आप नोट भी कर सकते हैं इसके अलावा कि हैवरियन कैनाल्स एनी ऑफ द मिनट ट्यूब्स टाइप होती हैं विच फॉर्म ए नेटवर्क का काम करती हैं इन बोन एंड कंटेन ब्लड वेसल्स के अंदर जो है यहाँ पर इसको जोड़ने का काम करती हैं। कुछ इस तरह से आप स्ट्रक्चर में यहाँ पर देख सकते हैं इमेज के थ्रू हैवरियन कैनाल्स। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि विच वन ऑफ दीज इज ए काइंड ऑफ टिश्यू। आपको यहाँ पर 4 दिए गए हैं, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो इनमें से कौन सा एक प्रकार का ऊतक का काम करता है? यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सी। आप देख पाएंगे ब्लड जो है हमारा एक जो है टिश्यू का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। इसके साथ नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखें। तो अगले क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है, निजल्स ग्रैनुल आर फाउंड इन साइटोन ऑफ नर्व सेल्स, दीज हैव एफिनिटी फॉर बेसिक डाइज, द ग्रैनुल आर मेड अप ऑफ। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि निशल्स ग्रैनुअल तंत्रिका कोशिकाओं के साइटोन में पाए जाते हैं, ये मूल रंगों के लिए आत्मीयता रखते हैं। तो कणिकाओं डैश का बना होता है, जो आपके होते हैं किससे बने होते हैं दोस्तों?
द ग्रैनुअल्स आर मेड अप ऑफ, किससे बने होते हैं, ये मेन क्वेश्चन है। और यहाँ पर ये जो बने होते हैं दोस्तों, ये आरएनए के बने होते हैं, तो ध्यान में रखेंगे राइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी आप नोट करेंगे यहाँ पे, बिल्कुल आपका सही आंसर रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर कुछ इस तरह से आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। नेजल जो यहाँ पर आपको देख पाएंगे, नेजल ग्रैनुअल इज इन मैश वर्क ऑफ न्यूरोफिलामेंट्स, कुछ इस तरह से ये यहाँ पर स्ट्रक्चर रहते हैं। नेक्स्ट बढ़ें, अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखते हैं तो 26 में नोट करेंगे, इन कैमल एरिथ्रोसाइट्स आर, तो ऊँट में जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं, तो ऊँट में डैश एरिथ्रोसाइट्स होते हैं, कितने किस तरह से होते हैं दोस्तों, ओवल होते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं, सर्कुलर होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो ध्यान में रखेंगे जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं ऊँट के अंदर कैमल में, वो आपके दोस्तों यहाँ पर किस तरह से होते हैं, सर्कुलर होते हैं, बाइकॉन्केव एंड न्यूक्लिएटेड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप बी देखेंगे जो बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन कैमल सर्कुलर बाइकॉन्केव एंड न्यूक्लिएटेड एरिथ्रोसाइट्स आर प्रेजेंट। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से देख सकते हैं, ह्यूमन में जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल, वो कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर से रहती है, जबकि कैमल में जो आरबीसी होती है वो कुछ इस ओवल कुछ इस तरह से होती है, सर्कुलर एंड अलग से। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंस जो है इस तरह से मिलता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आयरन इन हेमोग्लोबिन एग्जिस्ट एज, जो हमारा हेमोग्लोबिन होता है उसमें पता है हमें आयरन मिलता है, तो हेमोग्लोबिन में आयरन डैश के रूप में होता है, किसके रूप में होता है, ये क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। और यहाँ पर किसके रूप में पाया जाता है, तो फेरस आयंस ओनली, जो है आप यहाँ पे सही आंसर टिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ऑप्शन सी, फेरस आयन के रूप में जो है आयरन मिलता है हेमोग्लोबिन में, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। कुछ इस तरह से आप स्ट्रक्चर्ड यहाँ पर देख सकते हैं, ग्लोबिन हेमे एंड यहाँ पर आयरन एटम जो है हमारे आरबीसी हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि रेड शेल काउंट इज कैरिड आउट बाय, लाल कोशिका जो है कि गणना किसके द्वारा की जाती है, तो कौन सा मीटर हम यूज़ करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर इससे एग्जाम आपको देखने जो है क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिलते रहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसका भी सही आंसर की बात करेंगे तो याद रखेंगे हेमोसाइटोमीटर जो है हम इसके लिए यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर ए में आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, रेड शेल काउंट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, कुछ इस तरह से ये दिखता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, स्ट्रेटेड मसल्स आर फाउंड इन, जो धारीदार मांसपेशियाँ होती हैं वो डैश में पाई जाती हैं, तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। धारीदार मांसपेशियाँ जो हैं दोस्तों आपकी वो पाई जाती हैं लेग मसल्स में, तो ध्यान में रखेंगे, हैंड आपकी जो आर्म्स हैं उनमें भी पाई जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रह जाएगा। एंड इमेज के थ्रू आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, जो हमारे हाथ होते हैं कुछ इस तरह से आपकी जो है मसल्स होती हैं, अलग अलग तरह की बटी होती हैं, जैसे कि हम पिछले में डिस्कस किया था कार्डियक मसल के बारे में, जो हमारी हार्ट से रिलेटेड होती है, यहाँ पर आप देख पाएंगे। ऐसे ही स्केलेटन मसल सेल जिसको हम बोलते हैं, तो स्केलेटन मसल सेल को भी यही बोला जाता है। एंड स्केलेटन मसल या फिर इसको स्ट्रेटेड जो है मसल्स बोलते हैं, ये हमारी आर्म्स में और हमारी लेग्स में मिलती हैं। स्मूथ मसल सेल आप यहाँ पे देख सकते हैं, लोअर एब्डोमिनल एरिया में हमें देखने को मिलती हैं। तो अलग अलग तरह की मसल्स होती हैं और कुछ इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ये भी आप ध्यान में देंगे कि ट्राइसेप एंड बाइसेप्स आर एग्जांपल ऑफ, जो ट्राइसेप हैं बाइसेप्स हैं, ये किस तरह की मसल्स का आपका एग्जांपल है, तो किस तरह की है दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान देंगे एंटागोनिस्टिक जो है मसल का ये एग्जांपल रहेंगे। आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। एंटागोनिस्टिक मसल्स का रूप में एग्जांपल का काम करते हैं ट्राइसेप एंड बाइसेप्स जो आपकी होती हैं, और यहाँ पर कुछ इस तरह से आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। एंटागोनिस्ट मसल क्या होती हैं कि जो आपके ये अपोजिट वर्क करती हैं, एगोनिस्ट जो आपकी अपोजिट मसल होती हैं उनकी, तो यहाँ पर आप अच्छे से रीड कर सकते हैं, एंटागोनिस्ट मसल एक्ट अपोजिट टू द एगोनिस्ट मसल टू ब्रिंग अबाउट ए मसल एक्शन। तो यहाँ पर इसको आप समझने की अच्छे से कोशिश करेंगे। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं इसी के साथ, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इससे रिलेटेड हम पहले भी कर चुके हैं। तो पूछा गया है कि मुर्रा इज़ ए हाई यील्डिंग ब्रीड ऑफ, तो मुर्रा किसकी जो है वो नस्ल है, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, अगर हम आपने पहली वीडियोस भी देखी हैं तो यहाँ पे बफेलो की जो है यहाँ पे ये ब्रीड है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा, बफेलो ब्रीड है मुर्रा, एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट बात करें, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, व्हाइट रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ, श्वेत क्रांति किसके उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है, तो जितनी भी रिवोल्यूशन होती हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन आया है व्हाइट रिवोल्यूशन, इससे पहले जैसे कि हमने देखा था एक एग रिवोल्यूशन, लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी, तो यहाँ पर अगर हम बात करें व्हाइट रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, व्हाइट रिवोल्यूशन रिलेटेड आपकी मिल्क प्रोडक्ट से, डायरी प्रोडक्ट से, और ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही आंसर रह जाएगा। एक और चीज़ आप यहाँ पे नोट करेंगे जो इंपॉर्टेंट है अक्सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो द फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो डॉक्टर वर्गीश कुरियन, जिनका यहाँ पे कार्यकाल आपको जो जीवन काल है वो आपको यहाँ पे दिया गया है, तो डॉक्टर वर्गीश कुरियन जो है यहाँ पर फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन बोले जाते हैं। और व्हाइट रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है आपके यहाँ पर मिल्क से। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन, तो यहाँ पे आपने नोट किया, जैसे क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, तो कौन है, अब तो आप जल्दी से इसका आंसर दे भी सकते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान में देंगे तो ऑप्शन नंबर बी, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, वी कुरियन जो है बिल्कुल यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा।
तो अब आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आप लेंगे तो यहाँ पर इनलैंड फिशरीज इज़ रेफर टू, अगर हम बात करें अंतर्देशीय मत्स्य पालन को डैश में संदर्भित जो है यहाँ पे किया जाता है, किस में किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन वाइज जाएँ तो आप याद रखेंगे कल्चरिंग फिश इन फ्रेश वाटर के लिए जो है हम इनलैंड फिशरीज़ का यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में, इस क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं दोस्तों, बाकी हम आगे फिर देखेंगे। और इससे पहले अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं फिर से बता दूं, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। और रेगुलर करंट अफेयर भी हम जो है आपके लिए अपलोड करते हैं। अगर आप हमारे करंट अफेयर से रेगुलरली जुड़े हैं, मंथली करंट अफेयर, क्योंकि आपको डेली करंट अफेयर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरा आपको कवर किया जाता है और आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने के चांसेस नहीं होंगे। तो इस वीडियो को भी अच्छे से आप लाइक करेंगे एंड शेयर करेंगे, अगर अच्छी लगे, यूज़फुल लगे। तो यही था आज का हमारा सेशन। कैसा लगा लाइक कमेंट कर जरूर बताएं। इसके अलावा अदर टॉपिक वीडियोस भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। होप यू एंजॉय दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।